जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है और सभी लोग लाइव आ जाएं। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट 2011 का ओल्ड पेपर, जो पर्यावरण अध्ययन का जो ओल्ड पेपर था उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से जो है प्रश्न आए हुए थे। तो जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। पर्यावरण अध्ययन का जो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर हुआ था 2011 में, है ना, ये पर्यावरण खंड ई में पर्यावरण अध्ययन का पार्ट ई, बहुत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएं और सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद सभी को शेयर भी करना है। पार्ट ई में जो है इसमें एनवायरनमेंट का अलग अलग सेट दिया था और इस सेट के माध्यम से आज हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था उसके बारे में आज हम देखेंगे। महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं तो कहाँ मिलती हैं। जी, सभी को बहुत अच्छे से उत्तर भी बताना है, सभी लोग आकलन भी करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग उत्तर बताते जाएं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिस्कशन भी करेंगे। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं तो सभी को बताना है। गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग उत्तर बताएंगे, सभी को उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं तो ये काय में मिलती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ, सभी को उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती हैं कांटेदार झाड़ियाँ, तो बी नंबर बिल्कुल सभी सही का सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना, बी नंबर सभी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है तो क्या है? सुनहरा रेशा से अभिप्राय आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, चाय, कपड़ा, पटसन या फिर रबड़। तो सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? 4 विकल्पों के माध्यम से हमें उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर क्या होगा? सुनहरा रेशा सभी को पता है, हम रोज अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में। और सुनहरा रेशा जो आपका हो जाएगा वो पटसन या फिर जूट, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा, ठीक है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? सभी को बताना है। बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर मंगल को। तो सभी लोग बताएंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है ना, शनि को बलयाकार माना जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तब आपके 4 विकल्प हैं, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार होता है वो कौन सा पठार है। सभी लोग आंसर बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमें बताना है, उत्तर क्या होगा। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो तिब्बत का पठार है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही होगा। जिन्होंने भी डी बताया है वो सही है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, तिब्बत का, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला देखो कौन सा क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है तो कौन सा है? मानव जनित आपदा का उदाहरण है तो कौन सा है? ये आपके 4 विकल्प हैं इस प्रकार से। मानव जनित आपदा हमें बताना है, भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है या फिर भूस्खलन है। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण कौन सा है? देखो, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक है, भूस्खलन भी प्राकृतिक है। लेकिन अगर रासायनिक आपदा की बात करें, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था तो ये रासायनिक आपदा हुई थी और रासायनिक आपदा ये मानव जनित आपदा मानी जाती है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सी नंबर रासायनिक आपदा। अगला क्वेश्चन देख लो, सौर ऊर्जा एक खाली स्थान है। सौर ऊर्जा एक खाली स्थान है, तब हमें बताना है। ये 4 विकल्प हैं, नवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय हैं, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है या फिर ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है। तब सभी लोग बताएंगे
कि सौर ऊर्जा एक क्या है? आंसर बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने हैं और सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को लाइक करना है और सभी लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो इसका अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि सूर्य जो है ये क्या है, तो सभी लोग अच्छे से आंसर बताएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा कि सूर्य जो है एक नवीकरणीय साधन है। सूर्य ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय साधन है, तो ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सूर्य ऊर्जा जो होती है वो नवीकरणीय साधन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी ये बताया है उनका आंसर सही है। सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय साधन मानी जाती है, नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? हमें निम्न में से बतानी है। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान या फिर झारखंड में? तो निम्न में से उत्तर बताना है, हमें विकल्पानुसार उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, ठीक है। सभी को उत्तर बताना है। काली मिट्टी पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है? तब आपका जो उत्तर होगा, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो गुजरात है, गुजरात यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। तब आपका विकल्प नंबर जो बी जिन्होंने बताया है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? अब अच्छे से समझना है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो कौन सा उद्योग करता है? सभी लोग बताएंगे। ये 4 हैं, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। सभी को उत्तर अच्छे से बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक है अपना और उत्तर बताना है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा विकल्प नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आपका सही होगा, ठीक है। डी इसका सही नहीं होगा, है ना। ये जो डी है ये सूचना प्रौद्योगिकी, ये सही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है, देखो कंप्यूटर का निर्माण जो होता है या दूरभाष या टेलीफोन आदि के जो उपकरण बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इसका सही हो जाएगा। मैंने सर्च भी किया है और इसको ढूंढा भी था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इसका सही होगा। अधिकांश लोगों ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग होते हैं उनके द्वारा कंप्यूटर निर्माण किए जाते हैं, दूरभाष यानी कि टेलीफोन आदि जो है निर्माण किए जाते हैं। तो बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला को क्वेश्चन है जो अपना वो क्या है, निम्न में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण जो है सुरक्षित है, वो पत्तन कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम? सभी लोग बताएंगे। ये 4 बंदरगाह हैं, 4 में से हमें बतानी है कि कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, सुरक्षित पत्तन है, तो वो कौन सा है? तब आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है ना, सभी को पता है आंध्र प्रदेश में है और ये विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन गैसों को आपको याद रख लेना, कितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। और यहां पर अपन को क्या रखना है, ये 4 हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण जो गैस हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही होगा, बी नंबर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बी बताया है। अगला देखेंगे, कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो अच्छे से उत्तर बताना है, जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? तब आपका उत्तर क्या होगा? औद्योगिक कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा या खानों से प्राप्त कचरा? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है बताना है, नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है,
रेडियो एक्टिव कचरा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। रेडियो एक्टिव कचरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? बाढ़ की चेतावनी हमें बताना है, कौन देता है बाढ़ की चेतावनी? सभी लोग उत्तर बताएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तब सभी को पता है, ये जो है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या फिर ये सभी। तो सभी लोग याद रख लेना, ये सभी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो वीडियो के लास्ट में पूछेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सभी आपका सही हो जाएगा, है ना। ग्राम पंचायत का क्या क्या कार्य करती है? ग्राम पंचायत, तब हमें बतानी है ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। पानी एवं स्रोतों का रखरखाव करती है, या फिर विद्यालय का निर्माण, या फिर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, या फिर ये सभी। तो ये सारे के सारे जो कार्य हो जाएंगे वो ग्राम पंचायत के कार्य होंगे, है ना। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो पानी के स्रोतों का रखरखाव भी, विद्यालय का निर्माण भी, गरीबी रेखा से। तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? सभी लोगों को दिख रहा है कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण जो है उत्पन्न होती है? तो कौन सी आपदा होती है? तो सभी को पता है कि भूस्खलन भी है, वनों में आग है, बाढ़ एवं सूखा है। ये सारी की सारी आपदाएं पर्यावरणीय ह्रास के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? आपको पता होगा कि इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। हरी के बैराज से ये जो नहर है वो निकलती है ना। और ये जो इससे किस राज्य को लाभ मिलता है, और ये सबसे बड़ी नहर भी मानी जाती है ना। तो याद रख लेना है इंदिरा गांधी नहर, तो इसे जीवन, उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? तो राजस्थान को। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है तो कौन सी है? सभी को बताना है ना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हमें ये सारे के सारे जो हैं वो याद रख लेना है। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है तो कौन सा है? सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल जनित बीमारी का उदाहरण कौन सा है? सभी को आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या होगा? जल जनित बीमारी का उदाहरण हमें बताना है यहां पर, डिप्थीरिया, डायरिया, ट्रांसलिटिस या फिर खसरा। तो सभी ने जो उत्तर बताया है कि जो जल जनित बीमारी है वो कौन सी है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, डायरिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डायरिया आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा, डायरिया। ठीक है, सी नंबर वालों बहुत सही। अगला देखो, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है तो क्या है उद्देश्य? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सभी ने आंसर बिल्कुल सही बताया है कि जो ए नंबर है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर वालों का। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? जागरूकता बढ़ाने से आपको बताना है, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी या फिर पर्यावरण विद दिवस। तो किसका संबंध होता पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का? तो बताना है, प्रतियोगिताओं में बताना है, प्रतियोगिताओं में किसका होता है। तब अधिकांश लोगों को उत्तर बताना है, चार विकल्पों में से निम्नलिखित प्रतियोगिता में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे, और आपका जो आंसर है वो क्या है?
आंसर होगा साथियों आपका ए, यानी कि ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से ग्रीन ओलंपियाड, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सभी को उत्तर बताना है। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, सभी को बताना है। ठीक है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो सभी को पता है कि जो 5 जून है, 5 जून, ये आपका सही है। और 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इसकी थीम थी। तो बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो बताना है कैसे कर सकते हैं, सभी लोग बताएंगे। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? खेल कूद द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षा द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। रोज 6:30 बजे आपकी क्लास होती है पर्यावरण की, और सभी लोग आंसर बताना है। तो उत्तर क्या होगा? जागरूकता पैदा कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। बी नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम एवं पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नोटिफिकेशन नहीं आता तो ऑल पर क्लिक करें, ऑल बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तब उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक है अपना भारतीय संविधान द्वारा। 4 विकल्प हैं और सभी लोगों को पता है कि जो इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। और डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता, सभी लोग आंसर बताएंगे। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, या फिर व्यावसायिक अध्ययन। तब आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता? तब आपका बिल्कुल सही है आंसर डी, यानी कि जो व्यावसायिक अध्ययन है ये शामिल नहीं किया जाता। भूगोल किया जाता है, इतिहास और राजनीति ये सभी शामिल होते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। सभी लोग बताएंगे स्वास्थ्य, योग, संगीत, या फिर ये सभी। तब उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? सभी लोगों को आंसर बताना है। तब आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये सभी, ना तो स्वास्थ्य का, ना संगीत का, ना ही योग का। तब डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, या भूमि अपरदन। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये अपन ने कल या परसों ही प्रश्न पढ़ा था। पर्यावरण की समस्या नहीं है ना, पढ़ा था ना क्वेश्चन ये वाला। तब आपका जो आंसर होगा कि जल का जो संरक्षण है ये पर्यावरण की समस्या नहीं है। बी नंबर आपका सही होगा। वनों का विनाश ये है, जल की बर्बादी है, भूमि अपरदन भी है, लेकिन जल का संरक्षण ये नहीं है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए,
पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, या फिर पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। तब आपका उत्तर बताना है कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, नहीं है बताना है। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा नहीं है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर का, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, नीली क्रांति संबंधित है तो सभी को याद रख लेना है कौन सी है। देखो हम बात करते हैं पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति तो श्वेत क्रांति जो है ये है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, और हरित क्रांति एक खाद्यान्न उत्पादन से है। ये सारी की सारी जो क्रांति हैं वो अपन को याद रखना है। और यहां पर नीली क्रांति पूछा गया है तो मत्स्य उत्पादन से, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक हमें बताना है कौन सा नहीं है, भूमि, समुदाय, धर्म या फिर परिवार। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। शाम को 6:30 बजे अपनी रोज क्लास होती है, 6:30 बजे 6:30 पर रोज क्लास होती है पर्यावरण, 7:15 पर होती है बाल विकास, रात्रि में 10:10 पर होती है हिंदी, और दोपहर 2:30 बजे अपनी क्लास होती है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो भूमि आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो भूमि आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रवित मैग्मा से बने शैल चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। मैग्मा से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को क्या कहा जाता है। तब प्रश्न क्रमांक अपन को है 148, 149 और 149 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे कि मैग्मा से जो चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी है। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है बिल्कुल सही बताया है कि वो चट्टान कहलाती है आग्नेय चट्टान, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो हानिकारक किरणों से बचाती है तो कौन सी गैस बचाती है, पराबैंगनी किरणें जिसे बोला जाता है ना। और पराबैंगनी किरणों से जो गैस बचाती है वो गैस कौन सी है, जो समताप मंडल या समताप मंडल में ये जो है पाई जाती है। 16 सितंबर को मनाया जाता है उसका दिवस, तो वो है ओजोन गैस, है ना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम मनाते हैं, समताप मंडल में ये पाई जाती है। इसकी नापने की जो इकाई है वो डाप्सन इकाई है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ओजोन के बारे में हमें याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, हिम कहते हैं, जलवाष्प या फिर वर्षा। क्या कहा जाता है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जब वृष्टि जो है तरल रूप में आती है तब उसे कहा जाता है वर्षा। वर्षा यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 150 में से मतलब जो 30 प्रश्न है पर्यावरण के, जो पेपर ओल्ड पेपर था 2011 का, उसमें ये प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पेपर किस प्रकार से आना है। आपकी क्रांतियों से संबंधित भी आ सकता है, ग्रहों से संबंधित भी आ सकता है, ठीक है। सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सारे के सारे यहां से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, भावना पांडे जी ने दिया था, सुरेश जी, है ना, हरिओम जी, पुष्पेंद्र जी और शिवा जी, अनुराधा जी, मोहम्मद जी, अमरीश जी, सोना ठाकुर जी, परी लक्की जी, ठीक है, बंटी मिश्रा जी, अंजना जी, ब्रजेंद्र जी, कमलेश जी और सोनू जी, हरिओम, पूजा जी, सरोज जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया, मंगल जी, आशीष जी, धर्म जी, सोनम जी, सनी चौधरी जी और पूनम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से हल किए हैं, है ना। मनीषा शुक्ला जी, विनोद जी, कुमकुम जायसवाल,
पूजा, रघुवंशी जी, राजीव जी, रिया जैन जी, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र अहरवार जी, रोहित जी, गोपाल जी, राज चौधरी, भूपेंद्र जी, आर्यापाल जी, राज जी, पुष्पेंद्र जी, है ना, और प्रहलाद, सोना ठाकुर, विशाल जी, राज चौधरी जी, आशीष जी, गणेश जी, ठीक है ना, विजय जी, हरिओम जी, हिम जी। और पर्यावरण के पूरे वीडियो सभी को देखना है। आपकी बिल्कुल रोज होता है अपना 6:30 बजे जो क्लास होती है, हर टॉपिक के प्रश्न आपको मिलेंगे। पर्यावरण की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, लगभग 70 वीडियो उसमें डरे हैं। जो भी पढ़ना चाहते वो प्लेलिस्ट में देखेंगे। नेहा नागर जी, SK जी, है ना, हेमराज जी, आशीष शुक्ला जी, बिल्कुल, जय हिंद आशीष जी, परी लकी जी, कमलेश कुमार जी, है ना, और बंटी मिश्रा जी, और आरती गोस्वामी, सोनम जी, है ना। सर इस बार थोड़ी इस बार थोड़ी कठिन आएंगे, लेकिन अपन को जानना जो है, पिछले जो बैकग्राउंड है उसको जानना बहुत जरूरी है। राजीव शुक्ला, प्रीति जी, है ना, श्री कृष्णा पाल जी, सरजीत, अनिल जी, मोहम्मद जी, ठीक है, और कुमकुम जायसवाल जी, हिम जी, और कमलेश जी, आर्यापाल जी, हेमराज जी, पूजा जी, सुल्तान जी, गोपाल जी, धर्म जी, सुरेंद्र जी, शिवाजी, ठीक है। हाँ, पूछ सकते हो जिसको जो पूछना, गोपाल जी, प्रहलाद जी, हेमराज जी, अनिल जी, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑल इंडिया अधिक हैं क्वेश्चन, ज्योति पाटले, हेमराज जी, शिवाजी, श्री जी, उमा शरण जी, देव जी, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत फार्म डल गए हैं, 6 लाख से ऊपर ही फार्म हैं। हेमराज जी, विशाल जी, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पेपर भी कठिन आने वाला है, ठीक है। चौरसिया जी, हिम प्रजापति, आर्या, राजीव जी, हेमराज जी, और आपसे आपके हर टॉपिक को मैं क्लियर करवा रहा हूं। जो भी देखना चाहते हैं, निरंतर क्लास आपकी 6:30 बजे लगती है। हेमराज जी, राजीव जी, है ना, हेम प्रजापति जी, प्रमोद जी, आपकी रोज 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास रखती है। रीनू गोयल, ईला चंद्र कुर्मी जी, है ना, रीत लेवल जी, सभी लोगों को जो भी पढ़ना चाहते हैं पर्यावरण को, तो पर्यावरण में सभी को जुड़ना है। पर्यावरण की रोज क्लास होती है ना, तो रोज 6:30 बजे क्लास होती ही है सुरजीत सिंह जी, रोज होती है ना। और जिस दिन नहीं होगी तो मैं उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन रोज होती है, 100% रोज होती है, ठीक है ना। राजीव जी, अनिल जी, ज्योति जी, हरिओम जी, मैथ पेडागोजी, श्री जी, है ना, अमित जी, बहुत बढ़िया, अनुराधा जी, रीनू गोयल, सुल्तान जी, परी लकी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, परी जी, हेमराज जी, सुमित जी, और तो आशीष जी, राजीव जी, धर्मदास जी, संस्कृत की पैडागोजी भी पढ़ाएंगे धर्मदास जी। इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है काय की, बाल विकास की, 7:15 पर। परी लकी जी देख रहे हैं, सभी के मैसेज देख रहे हैं, ठीक है। समर्थ जी, रीत लेवल जी, सभी के मैसेज में देख रहा हूं। कुमकुम जायसवाल जी, ठीक है। और सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि 130 प्लस का उद्देश्य लेकर के चलना है सभी को, ठीक है ना। काय की कंपटीशन बहुत टफ है। हरिओम जी, और बहुत बढ़िया, प्रीति जी, 130 प्लस लेकर के चलेंगे सभी लोग, 130 प्लस। आपका जो भी कट ऑफ है वो 130 प्लस मान के चलो। आशीष शुक्ला जी, ठीक है, हाँ, सभी लोग 130 प्लस मान के चलेंगे कट ऑफ को, और 130 प्लस लेकर के ही आगे बढ़ना है ना। यूथ कंपटीशन की बुक ले ली, बहुत बढ़िया, ज्योति जी, हरिओम जी, परी जी, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन सारी वीडियो डली हैं, पर्यावरण की, बाल विकास की, मैथ पेडागोजी, और सारी की सारी जो भी वीडियो हैं, हिंदी पेडागोजी, सब डली हैं। श्री कृष्णा जी, लालचंद कुर्मी जी, सोनम जी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपनी 7:15 पर होने वाली है बाल विकास की, उसमें भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। बुद्धि से संबंध अपना अध्ययन चल रहा है, बुद्धि से संबंधित, तो उससे जो भी जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ सकते हैं। आज अपन ने लेवल देखा, थोड़ा सा प्रश्नों को जाना कि 2011 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो पर्यावरण की यहीं पर खत्म होती है। रोज आपकी 6:30 बजे क्लास होती है पर्यावरण की, 7:15 पर आपकी क्लास होती है बाल विकास की, 2:30 बजे आपकी क्लास होती है शिक्षा शास्त्र की, और रात में 10:10 पर क्लास होती है हिंदी की, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।